हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि सवाल आपका और जवाब मेरा, क्योंकि पिछले 8-10 दिनों में हमने बहुत सारे कमेंट्स को देखा है। जब से यूजीसी एनटीए नेट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और नई वैकेंसी आने की सुगबुगाहट शुरू हुई है यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी इत्यादि को लेकर, और फिर डीएसएसबी की परीक्षा की भी एक नोटिस आई है। तो इसको लेकर लगातार आपके माध्यम से बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो उन्हीं पर मैंने सोचा कि एक एक कमेंट्स का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, जो कि प्रश्नवाचक रूप में है। ख़ास तौर से कि यूजीसी एनटीए नेट की तैयारी की शुरुआत कैसे करें, या फिर यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी की तैयारी कैसे शुरू करें, और डीएसएसबी की परीक्षा की तैयारी कैसे शुरू करें, या फिर जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको कैसे याद करें, या फिर नोट्स कैसे बनाएं। और एक प्रश्न और आ रहा है कि अगर पीएचडी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए टॉपिक कैसे निर्धारित करें। तो ये कुछ 5-6 मुख्य रूप से सवाल हैं जिस पे कि मैं चर्चा करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि जो भी मुझे सूटेबल इसका आंसर लग रहा है, जो भी मैं फील करता हूँ, उसी चीज़ को बताने की कोशिश यहाँ पर करूँगा। ख़ास तौर से जो ये चैनल है, आप जानते हैं कि इसमें आपको बहुत ही शांत वातावरण में रहकर बताने की कोशिश की जाती है। मैंने कई ऐसे चैनल्स को देखा है जिनके अंदर न्यूज़ एंकर्स प्रवेश कर चुके हैं, खूब ज़ोर से मतलब हल्ला करके पढ़ाना, और आजकल इसी को लोग प्रतिभा के रूप में देख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इस चैनल पे जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं, सबकी खामोशी एक दिन उनकी सफलता बनकर परचम लहराएगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो जो चीज़ हम पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे और शांत वातावरण में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पिछले साल मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आया, और इसकी शुरुआत भी बहुत ही ऐतिहासिक ढंग से रही। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्राइपॉड हमने घर पर ही बनाया था। बाबा रामदेव का जो च्यवनप्राश का डिब्बा आता है, उस पर हमने एक जुगाड़ के माध्यम से ट्राइपॉड बनाया था, और फिर आप लोगों से जुड़ने की कोशिश की थी। और जब सबसे पहला मैंने वीडियो शूट किया था तो वो एक अलमारी में रखकर मोबाइल शूट किया था, और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे आप सभी के सहयोग से हम प्रोफेशनल तरीके से आप सभी के सामने हाजिर होते रहे हैं, और कोशिश करते रहे कि जितनी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी छोटी छोटी चीज़ें हों उनको बताने की कोशिश करें, ताकि अन्य जगह थोड़ी सी मुश्किल होती है, लोग उसको एक व्यवसाय के रूप में लेकर बताने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैं जब भी अपने डिपार्टमेंट से छुट्टी पाता हूं तो आप सभी के लिए कुछ न कुछ महत्वपूर्ण मैटर तैयार करके अपलोड करता रहता हूं, और बताने में काफ़ी खुशी हो रही है कि अब तक मैंने 304 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, और ये 304 वीडियो आपके तमाम प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट और पीजी की परीक्षाओं के ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। और आज की वीडियो को अगर मिला लेंगे तो 305वीं वीडियो है। तो धीरे धीरे आप काम करते जाते हैं, और उसका कलेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि बाद में सोचना पड़ता है। और मैं एक दिन अपने का खुद रिव्यू किया तो मुझे लगा कि इस प्लेटफॉर्म पर तो 2 सालों से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी विश्वास बनाने में आप लोगों के प्रति थोड़ा सा और वक्त लगेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, और जो चीज़ मैं बताने की कोशिश करता हूँ वो बहुत ही सॉलिड तरीके की होती है, और हर एंगल से आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। अगर देखा जाए तो उत्तर भारत के बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं जो कि हिंदी पट्टी से हैं, और जब भी मैं याद करता हूँ तो बीएचयू, जेएनयू, तो ये मेरा एक तरीके से एकेडमिक क्षेत्र रहा है। और यहाँ से जो भी हमारे जूनियर्स होंगे, जो भाई बहन होंगे, वो इस चैनल के प्रति अपना विश्वास बनाए होंगे और इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे होंगे। जैसे हम बीएचयू, जेएनयू का नाम लेते हैं, ऑटोमेटिक उसमें ड्यू शामिल हो जाता है, जामिया हैदराबाद, इसका जो दायरा काफ़ी विस्तृत हो जाता है। तो जो भी महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं वहाँ के छात्र मुझसे जुड़े हुए हैं, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके अलावा अपने विश्वविद्यालय के भी छात्र जुड़े हुए हैं, तो सबको ध्यान में रखकर किस जगह के लिए कैसी वीडियो बनाने की ज़रूरत है। जैसे
जिस विश्वविद्यालय में मैं हूँ तो अपेक्षाकृत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अपेक्षाकृत वहाँ के बच्चों का थोड़ा सा जो भी बैकग्राउंड है या फिर पढ़ने लिखने का स्तर है थोड़ा सा डाउन है, और बाकी जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के बच्चे अपने आप में सक्षम है कि चीज़ों को कैसे समझें और फिर उसको सफलता में कन्वर्ट करें। तो देखेंगे आपकी मेरी कोशिश लगातार रहती है कि जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी हैं और वो तमाम सेंट्रल विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ सकते हैं, तो कम से कम वहाँ से पढ़े हुए लोगों के माध्यम से वो सारी जानकारियाँ इकट्ठा करते रहें। तो आप लोग जुड़े हैं तो इस चीज़ को आप बरकरार रखिए और लगातार चैनल पर जाकर वीडियोज़ को देखते रहिए। बहुत सारे कमेंट्स ये भी आते हैं कि सर ये जो भी वीडियोज़ बन रही हैं ये मेरी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि नहीं। तो मैं एक ही वाक्य में बोलना चाहूँगा कि जितनी भी वीडियोज़ हैं अगर आप हिंदी विषय से हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं सीधे हम आज के कुछ प्रश्नों को उठाते हैं और उनके आधार पर आपको जवाब देते हैं। पहला प्रश्न आया हुआ है कि यूजीसी एनटीए नेट की तैयारी की शुरुआत कैसे करें, और इसी से जुड़े हुए विभिन्न नौकरियों से संबंधित भी प्रश्न आए हुए हैं कि टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी ये सब नौकरियों के अंतर्गत हैं, और जो नेट है वो तो मात्र डिग्री के रूप में है। आप जानते हैं कि नौकरियां हमारे देश में कब आती हैं? चुनाव के वक्त आती हैं। जब लोकसभा का चुनाव होगा या फिर विधानसभा का चुनाव होगा तब नौकरियों के आने की सुगबुगाहट भी शुरू होती है, और लगभग अगला जब चुनाव आने वाला होता है तो अंतिम रूप से परिणाम जारी किए जाते हैं, ज्वाइनिंग होती है और फिर आप एक सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं। तो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी जितनी भी नौकरी से संबंधित हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, अभी उत्तराखंड में इसलिए फॉर्म आया हुआ है कि वहाँ पर चुनाव होने वाला है, ठीक है। अभी दिल्ली में डीएसएसबी की वैकेंसी आई है तो चुनाव होने ही वाला है। पंजाब में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, जहाँ जहाँ एक चीज़ तो आप लोग ये पता कर लीजिए कि किस स्टेट में कब चुनाव होने वाले हैं, उस हिसाब से उस स्टेट की धीरे धीरे तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर फॉर्म आने की संभावना 95% होती है, ठीक है। अभी यूपी में भी वैकेंसी आने की उम्मीद है कि जल्दी ही आएगी। तो इन सारी चीज़ों के को ध्यान में रखते हुए आप सरकारी नौकरी की दृष्टि से आप अपने किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसमें तैयारी करिए। खासतौर से यहाँ पर मैं तो प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के बारे में ही ज़्यादा बताता हूँ। दूसरा है नेट, ये हर साल में 2 बार होता है, 6-6 महीने पे। फ़िलहाल कोविड-19 इत्यादि की वजह से इसमें भी थोड़ा लेट हो रहा है। तो नेट तो केवल डिग्री मात्र है, इसके बाद आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें भी पीएचडी है, पीएचडी के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम है, तो इसकी भी एक लंबी प्रक्रिया है। तो इन्हीं 2 चीज़ों पर मैं बात करने जा रहा हूँ। पीजीटी की तैयारी कैसे करें, टीजीटी की तैयारी कैसे करें, डीएसएसबी प्रवक्ता की तैयारी कैसे करें, और अन्य स्टेट्स की जो भी प्रवक्ता संबंधी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी की शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपके मन में थोड़ा भी आलस्य है, ठीक है, कि आज का काम कल करने की, कल की काम को परसों करने की, तो इसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। इसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल बनाकर जिस परीक्षा में आप बैठना चाहते हैं उस परीक्षा के सिलेबस को प्रिंट आउट करके अपने स्टडी रूम में रखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर टाइम टेबल के अनुसार क्रमशः रोज़ 2 से 3 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ेंगे, पहले आप थ्योरेटिकल तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये नहीं है कि आवश्यकता से अधिक आप उस पर मैटर रख लिए हैं और 1 घंटे भी आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर आखिरी समय में आपके ऊपर दबाव बनेगा और जो भी आपकी पुरानी तैयारी रहेगी वो भी प्रभावित हो जाएगी। आमतौर आपने देखा होगा कि जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो जो पुराना आप पढ़े रहते हैं वो ज़्यादा आपके काम में आता है, ठीक है। कई बार पुरानी पढ़ाई ही आपको बचाती है, बाकी जो नया पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, उसमें से मुश्किल से 5% ही आप बचा पाते हैं या फिर कवर कर पाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि टाइम टेबल बनाइए, सिलेबस को ध्यान से देख लीजिए, उसके अनुसार पर डे आप पढ़ने की कोशिश करिए, खुद से नोट्स बनाइए, ठीक है। जो भी अन्य कोचिंग सेंटर्स को अगर आपने ज्वाइन किया होगा, चैनल्स को ज्वाइन किया होगा या फिर कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया होगा,
तो उनको पढ़िए, लेकिन अपने सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा आप फोकस करिए, क्योंकि आखिरी समय में वही तमाम प्रतियोगी छात्रों से आपको अलग करेगा। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी को अपनाइए, यहीं से शुरुआत होती है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको कोई मंत्र जाप करने के लिए कहेगा कि इस मंत्र से इसकी शुरुआत होगी। मंत्र यही है कि जिस परीक्षा में आप बैठना चाहते हैं उस परीक्षा के सिलेबस को प्रिंट आउट कर कर अपने स्टडी रूम में रखिए। फिर एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड बना लीजिए जिसको कि आप फॉलो न कर पाएँ। मुश्किल से 3 घंटे का आप टाइम टेबल बनाइए। उस 3 घंटे में एकदम कंसंट्रेट रहिए। आप ध्यान में रखिए कि मैं 3 ही घंटा क्यों कहा हूँ। आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो 3 महीने की दवा देता है। आप T20 क्रिकेट मैच देखते होंगे तो वो भी 3 ही घंटा का होता है। अगर आप फिल्म देखने जाते हैं तो आप 3 ही घंटे की फिल्म देखते हैं। तो ये 3 घंटा जो है आपको कंसंट्रेट करने वाला है। इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि ऊब जाएँ। ठीक है, तो 3-3 घंटे का पॉज देकर आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। इसमें कंसंट्रेट होकर जितना आप अपने को अपने परीक्षा के लिए तैयार करेंगे वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आप देखेंगे कि अगर आप प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग सभी हिंदी पट्टी, अगर हिंदी साहित्य की मैं बात करूं तो सभी हिंदी पट्टी के आयोगों का पाठ्यक्रम लगभग 90% एक दूसरे से मिलता जुलता है। सबके पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य का इतिहास लगा हुआ है। अगर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित वीडियो दी जा रही है तो आप ये सवाल नहीं कर सकते हैं कि सर ये मेरे काम के लायक है कि नहीं है। जाहिर सी बात है कि वह आपके काम का होगा। भाषा विज्ञान सब जगह पढ़ना है तो भाषा विज्ञान से संबंधित जितनी भी वीडियोज होंगी वो आपके काम की होंगी। इसी तरीके से काव्य शास्त्र से संबंधित, ठीक है, व्याकरण का भी जो पोर्शन लगा हुआ है वो सभी जगह के आयोगों के पाठ्यक्रमों में लगा हुआ है, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बस अंतर कहाँ होता है, टेक्स्ट बुक में अंतर हो जाता है। कुछ जगह दूसरी टेक्स्ट बुक हैं। अगर रामचरितमानस के 7 कांड हैं तो कुछ जगह उत्तरकांड लगा होगा, कहीं सुंदरकांड लग जाता है, कहीं बालकांड लग जाता है। तो अंतर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, कुछ आयोगों के तो पाठ्यक्रम भी आपको क्लियर नहीं मिलते हैं। बस बता दिया जाता है कि इतने इतने प्रश्न रहेंगे, समय इतना रहेगा, आपको परीक्षा देना है। तो अब आपको कल्पना के आधार पर ही तैयारी करना पड़ेगा कि यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। तो अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र और जो भी पत्र पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। हाँ, कुछ आयोगों ने क्लियर कर दिया कि पाठ्यक्रम क्या रहेगा। अगर मैं यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की परीक्षा की बात करूं तो उसमें क्लियर कट बताया गया है। एक दिन मैंने राजस्थान का भी सिलेबस देखा था तो उसमें भी बताया गया है कि कहाँ से क्या सवाल पूछा जाएगा। तो ख़ास तौर से 2 पैटर्न पे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। एक तरफ साहित्य रहता है और दूसरे तरफ व्याकरण। साहित्य के अंतर्गत आपको हिंदी और संस्कृत पढ़ना है और व्याकरण के अंतर्गत हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण को पढ़ना है। इसी को मिलाकर 100 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी पर आपका सिलेक्शन होता है, फिर आप नौकरी में जाते हैं। ठीक है, तो ये मोटे तौर पर आप सभी को केवल प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ही चीज़ें बताई जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप इन सारी चीज़ों को नहीं जान रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत बार एग्ज़ाम दे चुके होंगे, ठीक है, और उन चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। बस फ़र्क है कि उनको कैसे समझकर आप सफलता में कन्वर्ट कर लें अपने अनुभव के माध्यम से। ठीक है, तो ये तो चीज़ें रही प्रवक्ता से संबंधित। अगर मैं नेट की बात करूं कि नेट की तैयारी कैसे करें, इसकी शुरुआत कैसे करें, तो नेट एमए के दौरान आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर एमए फर्स्ट सेमेस्टर में ही आप नेट क्वालिफाइड हो जाते हैं तो वो तो आजीवन आपका प्रमाण पत्र मान्य है, लेकिन इसके बीच आपको 2 वर्षों में कंप्लीट कर लेना पड़ेगा अपनी एमए की डिग्री। अगर आप अच्छा करके जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाते हैं तो 3 साल तक आपका जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा। 3 साल के अंदर आपको किसी न किसी विश्वविद्यालय में पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी आपको स्कॉलरशिप इत्यादि मिलेगी, वरना उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। तो नेट के सिलेबस को आप देखिए, उसका सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, कुल 10 इकाइयों में बटा हुआ है और उन 10 इकाइयों के लिए आपको कम से कम 5-6 महीना निकाल कर पढ़ना पड़ेगा। तो नेट के एग्ज़ाम के लिए आपको चुनावों की ज़रूरत नहीं है, मतलब लोकसभा विधानसभा इन सब की चुनाव की ज़रूरत नहीं है। ये तो
रूटीन के आधार पर निकलता रहता है। तो इसकी तैयारी आप कंटिन्यूअस करते रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप नौकरी वाले फॉर्म को देखते हैं तो उनका एक समय आता है जब फॉर्म निकलता है तब तैयारी करने का मन करता है, नहीं तो लगातार आप तैयारी कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और अगर वैकेंसी ही नहीं आ रही है तो मनोबल टूटने लगता है। ठीक है, तो इसके लिए आप थोड़ी सी कोई वैकल्पिक भी परीक्षा हो, उससे नीचे वाली परीक्षा हो, तो उसकी भी आप तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम देते रहिए। और जो आप अपने जीवन में चाहते हैं वो तो मिलेगा ही, लेट सवेर मिलना तय है एकदम। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जिसको आप चाहें वो न मिले। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि नेट का एग्ज़ाम हर 6 महीने पे निकलता है, तो इसके लिए आप पर्टिकुलर लग जाइए कि इस बार मुझे नेट या जेआरएफ होना है। उसका जो सिलेबस है उसको कई बार पढ़िए, और इस चैनल पे भी बहुत सारी चीज़ें अपलोडेड हैं, उनको देखिए। मैं बार बार ये कहता हूँ कि वीडियो को लेकर आप थोड़ा भी कंफ्यूज मत रहिए कि ये मेरे काम का नहीं है। कई बार ना जो चीज़ लगता है कि काम का नहीं है वही बाद में बहुत ही आपको फ़ायदा भी पहुंचा देता है। बिना काम की चीज़ों को अगर आप अपने सिलेबस से बाहर का भी कोई चीज़ पढ़ लेते हैं तो वो आपको डिफरेंट करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, हो सकता है कि उसी में से कभी प्रश्न आ जाए। जैसा कि मैंने एक दिन इंटरव्यू को लेकर बताया था कि विनोद दुआ का मैं प्रोग्राम सुनता था और उसी में से पूछ लिया, हम होंगे कामयाब एक दिन, किस कवि ने लिखा है। तो अगर मैं उस प्रोग्राम को नहीं देखता तो मुझे नहीं मालूम होता और मैं पढ़ता जाता। ऐसा नहीं पूरी ऑब्जेक्टिव किताबों को मैं लगभग कवर कर लिया होता और जितने भी इतिहास सबको, लेकिन किसी ने बताया तो वहाँ पर क्या होता है कि दिमाग जाकर कैच करने लगता है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये कुछ नई चीज़ें नहीं है, मैंने भी किसी से सीखा, अपने जीवन में फॉलो करने की कोशिश किया, तभी आप सभी को बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों को जानते भी होंगे। ठीक है, तो नेट के लिए आप 6 महीना लेकर एकदम चलिए, सिलेबस को देखिए, टाइम टेबल बना लीजिए, उस टाइम टेबल के हिसाब से किस इकाई को कब तक कवर कर लेना है उस हिसाब से अपने को सेट कीजिए और लगातार पढ़ते रहिए। कई परीक्षाओं में, खासतौर से नौकरी वाली परीक्षाओं में, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों होता है। ठीक है, तो लिखित परीक्षा के लिए तो आप पर्याप्त मेहनत कर रहे हैं, खूब आंकड़ों को एकदम रट लिए हैं, जो पूछ दे रहा है कोई तुरंत आप बता दे रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है इंटरव्यू इत्यादि में कि आपको 2-4 मिनट बोलने के लिए कह दिया जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि कबीर की भाषा क्या है, तो आप पंचमेल खिचड़ी कहकर चुप नहीं रहेंगे। खासतौर से इंटरव्यू में ये देखने की कोशिश की जाती है कि अगर आपके क्लास का विद्यार्थी आपसे पूछेगा कि सर कबीर की भाषा मुझे नहीं समझ में आ रही है, तो आप उसको कब तक आंसर बताकर संतुष्ट कर देंगे। आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी थी। आप बताएंगे कि इसके अलावा फलां आलोचक ने ये कहा कि वाणी के डिक्टेटर हैं, कुछ लोगों ने भोजपुरी इनकी भाषा को सिद्ध किया है, पंचमेल खिचड़ी क्यों कहा है। ठीक है, तो आप अपने आसपास के लोगों से सुना होगा जिन्होंने इंटरव्यू दिया होगा कि इंटरव्यू में केवल बोलते रहना, चुप नहीं रहना है। तो बोलते रहने का मतलब है कि जो चीज़ है उसको सही बोलते रहना है, फिर अगला आपके आंसर से ही एक नया प्रश्न बन जाता है, उस प्रश्न बन जाता है, फिर आपको उत्तर देना पड़ता है। तो इंटरव्यू इत्यादि में क्या होता है कि खुद आप अपने उत्तर के माध्यम से ही एक्सपर्ट के सामने एक नए प्रश्न को जन्म दे देते हैं, फिर वो प्रश्न पूछता है। तो ध्यान में रखिए कि जब भी इंटरव्यू आप देने जाएं तो किस भाषा शैली का प्रयोग करें, कैसे उत्तर दें, ताकि आपको खुद पता रहे कि अगला प्रश्न ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो फिर आप लगातार अगर अपने अनुसार उत्तर दे रहे हैं और प्रश्न वैसे ही बनते जा रहे हैं तो फिर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए। इसी प्रक्रिया को आपको पीएचडी के दौरान भी अपनाना है कि जो भी आपने टॉपिक तैयार किया है, ऐसा टॉपिक तैयार कीजिए जिस पर कि आपने अच्छे से पढ़ाई की हो, मैटर भी आपको उपलब्ध हो, और जब आपका वाइवा इत्यादि हो, इंटरव्यू हो, तो आप अच्छा परफॉर्मेंस करके एडमिशन ले लें। बाकी कई लोगों का कमेंट्स ये आया कि सर पीएचडी के टॉपिक को बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो कैसे बनाएं। देखिए, पीएचडी की मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो उसके टॉपिक निर्धारण में 2 पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है कि आप ट्रेडिशनल तरीके का कोई विषय चुनते हैं जिसमें कि आप 8-10 किताबें इकट्ठा कर लिए उस विषय से और फिर घर में बैठकर ही उसको खूब बढ़िया से लिख लिए। और एक होता है कि आप एक चुनौतीपूर्ण विषय को चुने हैं और फिर उसके लिए आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा, जैसे कि किसी लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, किसी का इंटरव्यू लेना पड़ेगा लेखक का, या फिर अगर कोई सोशल साइंस टाइप का विषय लिए हैं कि जो कि आपके
फील्ड वर्क पर आधारित है, इंटरव्यू बेस पर ही है, तो इस तरीके का आप ले रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। तो पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको पीएचडी किस तरीके का करना है। बंद कमरे में बैठकर करना है, किताबों को देखकर फिर उन्हीं के ऊपर आपको रिसर्च करना है, या फिर आपको अपने विषय के अनुसार बाहर जाकर फील्ड में, समाज में जाकर उसका अध्ययन करना है। तो ये निश्चित करके आप अपना टॉपिक चुन सकते हैं। टॉपिक चुनते समय भी 3-4 चीज़ों का ध्यान में रखना है, जिसमें कि पहला मैंने बताया कि ट्रेडिशनली होना चाहिए। उसमें ट्रेडिशनली करने का मतलब है कि हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत सारे पॉइंट्स से भरा हुआ है, किसी एक पॉइंट्स को लेकर आप काम कर सकते हैं जिस पे नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है तो आप उस पे दोबारा भी कर सकते हैं नए दृष्टिकोण से, ठीक है। और वर्तमान समय में बहुत सारे विमर्श भी चल रहे हैं, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, थर्ड जेंडर से संबंधित भी बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कि समलैंगिकता को लेकर भी रिसर्च धीरे धीरे विश्वविद्यालयों में शुरू हो गए हैं। तो हिंदी साहित्य से थोड़ा सा हटकर उसमें जो सामाजिक समाजशास्त्रीय पद्धति होती है उसका भी यूज करके अब रिसर्च हो रहा है। और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में आप देखेंगे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, खासतौर से जेएनयू इत्यादि हैं, तो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स के अनुसार भी आपके पीएचडी के टॉपिक्स निर्धारित हो रहे हैं, ठीक है। कि आप पढ़ तो रहे हैं हिंदी साहित्य, लेकिन आप अगर थर्ड जेंडर पे बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें सोशियोलॉजी का भी पार्ट आएगा, तो आप सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट्स में जाकर टीचर्स से भी नई दृष्टियों को ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप टॉपिक्स का चयन कर सकते हैं। अब प्रतियोगी छात्रों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि टाइम टेबल बना लिए, सिलेबस को भी देख लिए, तो नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स बनाना भी एक कला है, और आप देखते हैं कि मार्केट में जितनी भी ऑब्जेक्टिव्स किताबें हैं या फिर वन लाइनर किताबें हैं, वो किसी न किसी की नोट्स हैं, और वही नोट्स कई लोगों को प्रतियोगी परीक्षा में सफल भी कर देते हैं। कई लोग उसी नोट्स को कई बार पढ़ते हैं और फिर भी चयन नहीं होता है। तो इसके लिए उनको लगता है कि अब क्या करें, कौन सा दूसरा रास्ता अपनाएं। तो दूसरा रास्ता अपनाने के लिए खुद से कई बार पढ़ाई करना पड़ता है, खुद से नोट्स बनाना पड़ता है, ठीक है। नोट्स आप जब बनाते हैं, खुद हाथ से लिखते हैं, तो जब हम बीएचयू में पढ़ते थे तो हमारे एक टीचर कहा करते थे कि हाथ की कोई नस जुड़ी हुई है, जब लिखने के बाद वो आपके दिमाग में जाकर बैठ जाता है कोई भी चीज़। तो जो चीज़ आपको उन किताबों को पढ़ने के बाद नहीं समझ में आ रहा तो उसको आप नोट करते जाइए, ठीक है। 5-6 महीना आपको मेहनत करना पड़ेगा। बाद में आप देखेंगे कि जो जिस किताब को आपने मार्केट से 200-250 रुपये में ख़रीदा था, उसी टाइप का खुद आपने नोट्स बना लिया। बहुत सारे लोग चैनल से जुड़े हैं, उन्होंने इस तरीके का नोट्स बना भी लिया होगा। उनके नोट्स को पढ़कर कई लोगों ने सफलता भी हासिल कर लिया होगा। मतलब दुनिया गोल तो है, विभिन्न प्रतिभाओं से भी घिरी हुई है, ठीक है। तो नोट्स बनाते समय आप मूल जो टेक्स्ट है उसको आराम से पढ़िए, और आप अगर एग्ज़ाम दिए हों तो ध्यान में लाइए कि जो भी पंक्ति सामने दिखाई पड़ रही है पिछले एग्ज़ाम में पूछी गई थी, इसको तुरंत नोट कर लीजिए। अच्छा, दिमाग क्या होता है कि सारी चीज़ें नहीं कैच करता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके दिमाग में पहले से ही सेव है। अब बार बार आप नहीं याद करेंगे कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, सूरदास का जन्म कब हुआ था, या फिर कबीर का जन्म कब हुआ था, कहाँ तालाब के किनारे पाए गए थे, ये बार बार नहीं याद करेंगे। आप उसमें से देखेंगे कि नई चीज़ क्या है, उस चीज़ को आप नोट में कर लेंगे। जैसे नई चीज़ में है कि कबीर को सिकंदर लोदी ने उनके पैर में जंजीर बांधकर तालाब में फेंकवाया था, ये कम जगह मिलता हुआ। जब आप प्रामाणिक किताबें पढ़ेंगे, कबीर ग्रंथावली इत्यादि, तब उसमें ये मिलेगा। सामान्य तौर पर जब आप छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं, 9वीं 10वीं में, 11वीं 12वीं में, वहाँ पर जीवन परिचय इत्यादि देने के बाद तुरंत टेक्स्ट पर बात होने लगती है, ठीक है। तो इस तरीके का अगर कोई नया तथ्य आपको मिल रहा है तो उसको नोट करते जाइए, और क्रम से अपनी एक रजिस्टर खरीद लीजिए, उसी पर नोट्स बनाइए। बनाने के बाद इसको याद कैसे करें, याद करने के लिए अभी तक कोई इस तरीके की दवा इत्यादि नहीं आई हुई है। बस ये है कि चिंतन करिए। चिंतन करने का मतलब है कि जब भी आप पढ़ाई कर लिए, आप अपने को रिफ़्रेश करने के लिए थोड़ा सा आराम करिए। आराम करने के बाद आज आपने क्या पढ़ा है, ठीक है, और क्या आपको जल्दी से समझ में आ जा रहा है, कौन सी चीज़ नहीं समझ में आ रही है। जो चीज़ जल्दी नहीं समझ में आ रही है
उस चीज़ को दोबारा लिखिए या फिर उसका कोई स्पेशल नोट्स बनाइए, फिर उसको याद करिए। और आप देखेंगे कि परीक्षा के एक दिन पहले तक आपको जो खुद खूब बहुत अच्छे से तैयारी करता है उसको भी डर लगता है कि पेपर मेरी तैयारी ठीक नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही प्रश्न पत्र मिलता है फिर वो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करने लगता है। और सफलता तो आप जानते हैं कि 65 से 70% अगर आप मार्क्स ला दे रहे हैं या फिर पेपर्स अच्छे से हल कर दे रहे हैं तो आपका चयन तय है। कोई 100% सही करके सफल हो यही ये मतलब ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो याद करने के लिए है कि जो पहले आपने लिखा है, लिखते समय ही बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं और बाकी चिंतन मनन करते रहिए। आखिरी चीज़ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने हेल्थ को एकदम से ध्यान में रखिए। हेल्थ है तभी सारी चीज़ें हैं, नहीं तो लाख आपने सारी चीज़ें कर ली, अगर आपका हेल्थ आपका साथ नहीं दे रहा है तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि कई बच्चों ने कमेंट्स किया कि सर मेरी तैयारी थी, सब कुछ था, मुझे डेंगू हो गया था, मुझे फलां रोग हो गया था, इस वजह से मैं नहीं जा पाया। ये तो आप इन सारी चीज़ों से बच कर रहिए कि आपको परीक्षा देना है तो छोटे मोटे जो भी चीज़ें हैं जिससे कि आपकी परीक्षा प्रभावित हो सकती है तो उससे बच के रहिए। दवा इत्यादि रेगुलर खाते रहिए, एक मतलब रूटीन में रहिए। ठीक है, क्योंकि आखिरी में सबका उद्देश्य यही है कि पढ़ाई लिखाई कर कर नौकरी पाएँ, नौकरी पाकर सुखानुभूति के लिए ये तो सारी चीज़ें हो रही हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी, पैसा रहेगा तो जो भी आवश्यकता अनुसार चीज़ें हैं उसको हम खरीद सकते हैं, उसका उपभोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज के वीडियो लेक्चर में अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज़ की शुरुआत कैसे करें, चाहे वो नौकरी से संबंधित जो भी फॉर्म आ रहे हैं उसके या फिर यूजीसी एनटीए नेट की परीक्षा की शुरुआत कैसे करें। शुरुआत आप ही को करना है, बस दृढ़ संकल्प के साथ। मैंने बोला था कि आलस्य आपको छोड़ना है, आलस्य छोड़कर दृढ़ संकल्प करके एक टाइम टेबल बनाएंगे। पर्टिकुलर जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस को अपने स्टडी रूम में रखेंगे और फिर लगातार आप पढ़ना शुरू कर देंगे। और इस तरीके के चैनल्स मतलब अनुराज हिंदी एकेडमी जैसे चैनल्स जिसमें कि आपको लगता हो कि ये जो चीज़ कह रहे हैं वो एकदम से एज ए प्रतियोगी छात्र और खुद आपकी अनुभूति को महसूस करते हुए कही जा रही हो, उस पर विश्वास करते हुए जो भी चीज़ चैनल पे अपलोड की जाए बिना किसी संकोच के उसको देखिए। किसी न किसी लेक्चर में आपको ऐसी नई चीज़ पता चल जाएगी जिसके लिए आप तमाम लोगों से राय मशवरा लेने की कोशिश किए होंगे, उसका आंसर नहीं मिला होगा। क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि खामोशी से चीज़ों की तैयारी करके अपने परिणाम के माध्यम से आप शोर करें। तो उम्मीद है कि इन्हीं भावों के साथ आप मेरी चीज़ों को समझ गए होंगे, मेरी बातों को समझ गए होंगे। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।